नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग यूपीपीएससी के आरओ से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट या मॉडल के रूप में होगा और साथ ही साथ यह सामान्य ज्ञान न केवल आरओ बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। पहला, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये देखिए जो ऑप्शन है ये सही है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है, ये भी सही है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा, तो यह गलत है। जब किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है तो वह अवतल नहीं बल्कि उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर यह 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? जॉन शोर ने, जेम्स ग्रांट ने, चार्ल्स हेयर ने, कैप्टन मुनरो ने। तो इन चारों में बंदोबस्त के प्रस्ताव का जो विरोध किया था वह किया था जेम्स ग्रांट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, अशोक मेहता ने या रजनी पाम दत्त ने? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसे धन निकासी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स ग्रांट ने, जोनाथन डंकन ने, सर चार्ल्स वुड ने, विलियम जोन्स ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विलियम जोन्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, जबकि B1 को थायमीन कहते हैं। B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और B5 को पेटोथोनिक कहते हैं। B5 पेटोथोनिक होता है। और B2 राइबोफ्लेविन। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। भारत के किस भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। क्या ये बात सत्य है? तो ये बिल्कुल सही है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7। जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? तो इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? टीबी, माइकोबैक्टीरियम? तो जी हाँ, टीबी माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। मलेरिया
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एड्स HIV के द्वारा। जो हैजा है ये इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं होता है, बल्कि यह विब्रियो कालेरी या कालेरा, विब्रियो कॉलेरा नामक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हैजा ही जो है ये इन्फ्लुएंजा से न होकर के विब्रियो कालेरा के द्वारा होता है, तो यही ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्न लिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ट्रांसपीरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरोबिक रिस्पिरेशन, फर्मेंटेशन। तो इन चारों में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यह एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इसको हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, इनमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध होगा, है ना? तो पत्नी के पिता की बहन, पिता की बहन, पत्नी की माँ, पत्नी के भाई की पत्नी। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन हो जाएगा, है ना? पत्नी के पिता की बहन हो जाएगा। आइए इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, है ना? तो ये हो गया रमन, मान लेते हैं रमन हो गया, इधर महिला हो गई। तो रमन ने महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके एकलौते भाई का पुत्र। तो इसका एकलौता भाई इस महिला का एकलौता भाई हो गया, जो हमें पता नहीं कौन है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। एकलौते भाई का पुत्र, अब एकलौते भाई का पुत्र, पुत्र भी मान लेते हैं जो भी है। तो पुत्र है तो ये प्लस है, भाई है तो प्लस है, महिला है तो माइनस है, अरे हाँ, और ये प्लस हो गया, और यहाँ पर ये महिला माइनस में हो गई और ये प्लस में। ठीक, मेरी पत्नी का भाई है ना? उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी। अब इसकी एक कोई पत्नी है, मान लेते हैं कि ये हो गई पत्नी हो गई, मान लेते हैं यह पत्नी हो गई जो अननोन है, पत्नी का भाई। तो इस पत्नी का ये भाई हो गया यहाँ पर। तो इस रमन का महिला से क्या संबंध होगा? तो रमन का जो महिला संबंध होगा वो पत्नी के पिता की बहन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ इनटू है तथा डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये हो गया आपका 24 भागे 8, फिर ए बराबर क्या है? तो ए बराबर आपका हो गया, ए का मान प्लस हो गया, फिर 12, फिर सी का मान इंटू 4, फिर बी का मान क्या है? -6, है ना? तो बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए यहाँ पे। तो 8 3 का 24 हो गया, प्लस 12 इंटू 4 इंटू 6 का, और 4 -6 हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो 12 चौका 48 हो गया, ये 48, और इधर 3 है ही, तो 48 3 51, और प्लस 51 में से आपका 3 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का ए 45 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज गिन लेंगे तो ये कुल टोटल 13 त्रिभुज आएंगे। एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? फूल में, पत्ती में, जड़ में, तना में। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी कि इन्हें आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, इसमें जो प्रजनन अंग होते हैं वो फूल में ही उपस्थित होते हैं।
आगे देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व इसमें नाइट्रोजन होता है, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये मुख्य पोषक तत्व होता है। इसके अलावा मुख्य पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटास भी होते हैं। अब इसके अलावा कुछ गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो गौण पोषक तत्वों के अंतर्गत मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गौण में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक होता है। और सूक्ष्म में बहुत होते हैं, जैसे लोहा हो गया, जैसे फेरियम कह सकते हैं, जिंक हो गया, कापर हो गया, बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती बेलनाकार शाखा युक्त, एक नाभिकी, बहुनाभिकी या लंबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए जो हृदय पेशी कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार भी होती है, शाखा युक्त भी होती हैं, एक नाभिकी भी होती हैं और बहुनाभिकी नहीं होती है, ना ही लंबी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए आगे देखते हैं 16 नंबर। नीचे दिए गए अधिकारी और संबद्ध भू राजस्व व्यवस्था सही सुमेलन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एच.आई. गोल्ड स्मिथ, थॉमस ला, हार्ट मैकेंजी, अलेक्जेंडर रीड। तो इनका जो है कि मिलान करना, ये भू राजस्व व्यवस्था है और ये अधिकारी थे। तो H.E. गोल्ड स्मिथ जो थे ये बॉम्बे योजना से संबंधित थे। तो ए का तीसरा, ए में तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है, तो ए में तीसरा देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए का तीसरा और बी का पहला हो जाएगा। थॉमस ला स्थायी बंदोबस्त और सी का चौथा हार्ट मैकेंजी महालवाड़ी और डी का दूसरा हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था। 17 नंबर देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का नया चार्टर कहा गया और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा था, या इसी को दास्ता का आज्ञा पत्र भी नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं 18 नंबर। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा गया है? मैकेंजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मार्टिन बर्ड। तो इन चारों में जो मार्टिन बर्ड है इसे ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा गया है। आगे देखते हैं 19 नंबर। निम्न कथनों में कौन सा कथन WBC के बारे में सत्य नहीं है? WBC की आकृति अमीबी या वृत्ताकार होती है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं। WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं। WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 माइक्रोन तक होता है। तो यही जो है ये गलत है। WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 माइक्रोन नहीं, बल्कि यह 12 से 15 माइक्रोन के बीच होता है। आइए देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऊपरी नीलगिरी भी है, साइलेंट वैली भी है, सिंधुवानी पहाड़ियाँ है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नामदफा, नेओरा घाटी, है ना। तो ये देखिए मानस कहाँ पे है? मानस असम में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, और नेओरा घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो फूलों की घाटी है, यही घाटी पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फूलों की घाटी, राइट ऑप्शन बी।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। अब उपर्युक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 व 3, केवल 1, 2, 3, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 3 सुमेलित है। तो दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और सारामती शिखर नागालैंड में है। जबकि जो गुमटी है, यह गुमटी कहाँ पर है? त्रिपुरा में है ना। गुमटी कहाँ है? ये त्रिपुरा में है, न कि मिजोरम में है। त्रिपुरा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सरकरा संस्थान लखनऊ में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। देखिए, तो ये जो आपका सब्जी है वो वाराणसी का है, दलहन वाला कानपुर से संबंधित है। लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क है यह उन्नाव में है, लेकिन राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है यह लखनऊ में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ये कानपुर में है ना। कहाँ पे है? ये कानपुर में है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो का गठन कब किया गया था? 1974 में, 81 में, 86 में या 91 में? तो भारतीय मानक ब्यूरो का गठन किया गया था 1986 में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज गठन का प्रावधान है और ये अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में आता है, तो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1833 वाला हो जाएगा, है ना। चार्टर एक्ट 1833। आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें ये 1813 का चार्टर एक्ट जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था, केवल और केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा होती है 0.001% 0.00001% 0.0027%, 0.0027%। तो इसमें मीथेन की मात्रा पूछ रहा है कितना होता है। तो आप यदि वायुमंडल में देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या है? आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद नियान है, नियान, हीलियम है ना। नियान, हीलियम और मीथेन है। तो इसमें जो मीथेन की मात्रा है वो 0.0017%, राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो शुष्क हवा में गैस की मात्रा हीलियम का, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये जो आर्गन है इसकी मात्रा सर्वाधिक होगी। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, फिर उसके बाद दिया है बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, दांडेली अभ्यारण्य उत्तराखंड में। तो इसमें क्या करें? असत्य युग्म को छांटना है ना। ये असत्य युग्म है, इसी की पहचान करना है। तो जो दांडेली है यह उत्तराखंड में नहीं है
है ना। सॉरी, जो दांडेली है वो उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है, यह जो है कि कर्नाटक में स्थित है ना। कहाँ पे है ये, दांडेली कर्नाटक में है। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। तो ये जो सरिस्का और रणथंभौर है यह राजस्थान में है और यह बाघ के लिए संरक्षित की गई है। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो ये 1854 का वुड डिस्पैच है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि वुड के डिस्पैच के तहत ही पहली बार महिलाओं को शिक्षा देने की बात की गई थी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वह भारत के तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में अयडार में स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अयडार हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न स्थानों में से किस स्थान पर समांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था। सतारा में, लुधियाना में, तामलुक में, बलिया में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में यह आंदोलन आरंभ हुआ था और समांतर सरकार की स्थापना यहाँ पर किया गया था, जिसमें बलिया, सतारा और तामलुक था, लेकिन ये लुधियाना नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन यही लुधियाना हो जाएगा। इसी स्थान पर गठन नहीं किया गया था। 35 नंबर देखते हैं। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। तो ये बात क्या सत्य है कि नहीं सत्य है। तो ये जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हिमालय के इस भाग की क्रोट ग्रेनाइट से बनी हुई है, ये भी बात सत्य है। इस श्रृंखला में गर्मी कुछ महीनों में बर्फ़ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। जी नहीं, ये गलत है। इस श्रृंखला में गर्मी के किसी भी महीने में बर्फ़ की परत पूरी तरह पिघलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो तापमान होता है वो हिमांक से भी नीचे रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो कथन है ये गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के मध्य है, ये बिल्कुल आपका सही है। गंगा के मैदान उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ये भी सत्य है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, ये भी सत्य है। तो इस आधार पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो ये जो कथन है देखिए ये गलत हो जाएगा, है ना। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से, है ना, दक्षिण की ओर घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है ना। या ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की जो दक्षिण का भाग है उसकी ऊंचाई ऊंची है, यानी कि वहाँ की पर्वत चोटियाँ ऊंची है। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं आप वैसे वैसे पर्वत चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोदा बेटा और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा। प्रवाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि प्रवाल पालिप कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत ही सेंसिटिव जीव होते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, ये भी सही है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन।
अच्छा, चौथा भी ऑप्शन है, प्रवाल वाले द्वीप गोलाकार या हार्सो शुभाकार वाले रोधिका के होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर ले जाएगा। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, ये बात सत्य है। इसलिए अनुकूल माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है या कम होता है, तो ये कारण इसकी व्याख्या कर ले जाएगा। आइए 40 नंबर देखते हैं। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और जो इसका देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री तक 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इससे मान लेते हैं कि यह चतुष्कोणीय रूप में है ही भारत, है ना, ऐसे है भारत। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये 8 डिग्री हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरी विस्तार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल बात सत्य है। ये पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादों से बनी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। स्लैश और वन्य खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो स्लैश और वन्य यानी कि कर्तन और दहन की खेती। तो कर्तन और दहन की खेती को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, इसी को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातियों के द्वारा की जाने वाली जो खेती होती है उसी को क्या कहते हैं? स्लैश और वन्य खेती कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य एवं पूर्व भारत हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, ये बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर में बहती है, यहाँ पर उत्तरी प्रशांत दिया है तो देखा जाएगा अभी। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, अगुलहास हिंद महासागर में है। तो ये तीनों तो मिल रहे हैं, है ना, लेकिन जो हम्बोल्ट की धारा है यह मेल नहीं खा रहा है। हालांकि हम्बोल्ट की धारा वो पेरू के तट पर प्रवाहित होती है ना, जिसकी खोज हम्बोल्ट ने किया था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना गया। लेकिन ये जो हम्बोल्ट की धारा है यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, लेकिन उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं होती है, बल्कि यह कहाँ पे होती है? यह होती है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। माउंट ब्लैंक, आल्प्स, एकांकागुआ एंडीज, मैकिनले रॉकीज, एल्बुर्ज काकेशस। तो इसका 1 को 2 से मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे? जो माउंट ब्लैंक है यह कहाँ पर है? यह माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत पर है, एकांकागुआ एंडीज पर है, मैकिनले रॉकीज पर है, एल्बुर्ज काकेशस का है। तो ये ABCD ये चारों एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो इसका ऑप्शन दिया गया होगा। आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, ये पहला वाला ऑप्शन। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो तारे के रंग का जो सूचक होता है उसके ताप का होता है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों पर निवास करती है। भारतमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैलाडीला एक लौह अयस्क की खान है जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो यही सुमेलित नहीं है, पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। बाकी चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, सिंहभूम झारखंड में है। भारत के निम्न राज्य में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन या जिसे हम टीक वन भी कहते हैं सर्वाधिक ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
अब उसके बाद देखते हैं 51 नंबर, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 58 में, 1958, 1950, 1947 और 1952। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1958 में हुआ था। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यह जो है कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी मैं बता दे रहा हूँ कब हुआ था। 8 अक्टूबर 1962 को हुआ था। यहाँ पे 8 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कुंभ मेला के लिए जो प्रयागराज है यही जाना जाता है। इसके अलावा 3 शहरों में कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पे? उत्तराखंड के हरिद्वार में, फिर नासिक में होता है महाराष्ट्र के, और फिर उज्जैन में होता है, और ये प्रयागराज में। 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है। 54 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारत में रेलवे के विकास और उपयोगिता के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो यह जो कथन था यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। आगे देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है? तो यह जो वर्णन करता है यह AMW, तो AMW नहीं पाया जाता है, ये गलत है। उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा AM प्रकार की जलवायु ये भी नहीं है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसून AW ये भी नहीं है। शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG जो गंगा के मैदानी भागों में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। आइए अब उसके आगे देखते हैं 57 नंबर, निम्न में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित सही सुमेलित है? इसको सुमेलित बताना है कि इनमें से कौन सा है। नीति और माना ये दोनों उत्तराखंड में है ना। नीति और माना कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अघीर, तो अघीर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है अघीर? ये लद्दाख में है। नीति और फिर ये माना कहाँ है? मैंने बताया अभी उत्तराखंड में। दीफू कहाँ है? तो दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, किसके निकट? तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह इसरो का क्या है? एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, और यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली में ही स्थित है। आगे देखते हैं, सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तू की संज्ञा दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बलबन या फिरोज शाह तुगलक को। तो सल्तनत काल में सर्वाधिक शिक्षित और पढ़ा लिखा हुआ जो सुल्तान था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे तर्कशास्त्र, भौतिकी और नक्षत्र विज्ञान के अलावा अन्य विषयों की बहुत अच्छी खासी जानकारी थी। इसी जानकारी के कारण ही इसे उस समय का या उस काल का इसे क्या कहा गया था? अरस्तू कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यूरोपियों के संबंध में यह कथन किसने कहा था? सिराजुद्दौला ने, अलीवर्दी खान ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने। तो अलीवर्दी जो खान था यह ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बारे में बताया था कि यदि उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा तो वे शहद देगी, यदि छेड़ देंगे तो काट काट के मार डालेंगी। तो ये अलीवर्दी खान ने कहा था। और इसी अलीवर्दी खान का जो नाती था वो सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते भी हैं। और यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अगस्त 2023 में 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था?
तो अगस्त 2023 में जो 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार था वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया था? बोल्डर को, वेल को, टाइम सेट को या टॉम ऑफ सैंड को? तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 था यह टाइम सेट को प्रदान किया गया था। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? ये अनुक्रम का मिलान करना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर कौन सी नदी है? तो सबसे ऊपर जो है कि इसमें श्योक है, फिर उसके बाद जास्कर है ना। तो श्योक जास्कर इसमें मिलेगा, यही वाला हो जाएगा। श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीति और सतलज। अब उसके आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। जास्कर है, धौलाधार है, लद्दाख है, काराकोरम। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। तो आइए पहले देखते हैं। ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गया पीर पंजाल और ये हो गया धौलाधार, है ना। तो सबसे पहले धौलाधार आएगा, दक्षिण से उत्तर है तो धौलाधार, है ना। धौलाधार मतलब 2 हो गया। फिर उसके बाद पीर पंजाल दिया नहीं है। फिर उसके बाद जास्कर दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद लद्दाख है ना। तो लद्दाख इसमें कहाँ पे? ये तीसरे नंबर पर है। फिर काराकोरम चौथे नंबर पर है। 2, 1, 3 और 4, ये जो बी वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसमें सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा है वह गुजरात राज्य की है ना। फिर उसके बाद आता है नंबर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु राज्य का आता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मॉडर्न बेकरीज मेरठ, भारत स्टील रोलिंग मिल कानपुर, तेल शोधक कारखाना ललितपुर, ग्रेनाइट खनन मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो मॉडर्न बेकरीज है वो कहाँ पे है? वो कानपुर में है ना। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में है। अब भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? तो यह मेरठ में है ना। यह मेरठ में हो गया। अब तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना तो आप लोग जानते होंगे मथुरा में है। ग्रेनाइट उद्योग कहाँ पे है? ये ललितपुर में है। इसके अलावा ललितपुर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक यूरेनियम खनन किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला, ये जो बी वाला ऑप्शन है। आइए आगे देखते हैं। 68 नंबर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, ब्लैक पाटरी उद्योग सोनभद्र, पेंटिक्स उद्योग मथुरा। तो ये जो ब्लैक पाटरी उद्योग है यह सोनभद्र में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पे स्थित है? यह आजमगढ़ में स्थित है ना। तो यही सुमेलित नहीं है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, बिल्कुल सुमेलित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये बाबतपुर वाराणसी में, ये भी सही है। सरसवा हवाई अड्डा ललितपुर और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे? कानपुर में है। चकेरी भी है कानपुर में और सरसवा हवाई अड्डा ललितपुर में। तो यही सुमेलित नहीं है। जो सरसवा हवाई अड्डा है यह ललितपुर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? ये सरसवा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। तो यही सुमेलित सी वाला नहीं है। आगे देखते हैं 70 नंबर। वांडीवास का युद्ध निम्न में से किस युद्ध का एक हिस्सा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो वांडीवास का युद्ध था यह तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 71 नंबर का। किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता था? गोकुल जाट, भरत जाट, चूड़ामन जाट या सूरजमल जाट? तो सूरजमल जाट को प्लेटो कहा जाता था। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान है, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था?
तो यह सम्राट अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में ही कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शारदा नहर, ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। अब उसके बाद देखते हैं 74 नंबर। पंचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्न में किन क्षेत्रों में स्थित है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बी ऑप्शन है एटा, कासगंज, फिरोजाबाद। सी ऑप्शन है रामपुर, मुरादाबाद, संभल। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो पंचाल महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में क्षेत्रों में स्थित था। आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोरों, फर्रुखाबाद, श्रृंगीरामपुर, कासगंज, शाकंभरी देवी, शाहजहांपुर, ढाई घाट का मेला, सहारनपुर। आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो सोरों मेला है वो कहाँ पे है? वो कासगंज में है। तो एक दूसरा किस में है? सी वाले ऑप्शन में एक दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा। तो जो सोरों है वो कहाँ पे है? ये कासगंज में है। और जो श्रृंगीरामपुर है वह फर्रुखाबाद में है। और जो शाकंभरी है वो सहारनपुर में है। और जो ढाई घाट का मेला है वो कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। आगे देखते हैं 76। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा, जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, हींग व गुलाल नगरी फिरोजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहना सुमेलित नहीं है। तो हींग व गुलाल नगरी व फिरोजाबाद में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? यह हाथरस में है। तो हींग व गुलाल नगरी यही सुमेलित नहीं है, यह फिरोजाबाद में न होकर के कहाँ पे है? यह जो है कि हाथरस में है ना? कहाँ पे है? ये हाथरस। बाकी अन्य सभी सुमेलित है। 77 नंबर देखते हैं। भृगु मंदिर, चाइना मंदिर, व्यास टीला और रजा लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भृगु मंदिर है वो कहाँ पे है? वो बलिया में है। भृगु मंदिर कहाँ पे है? ये बलिया में है। तो एक दूसरा 2 जगह है। और चाइना मंदिर कहाँ है? तो चाइना मंदिर कहाँ पे है आपका? ये श्रावस्ती में है। तो बी का पहला, तो एक दूसरा और बी का पहला सी वाला ऑप्शन में मिल जा रहा है। इसके अलावा सी का चौथा व्यास टीला जालौन में है। और रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है। 78 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न संग्रहालयों को उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राज्य संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर। तो इनको उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इन चारों में कौन स्थापित हुआ था? तो राज संग्रहालय लखनऊ है ना? ये कब स्थापित हुआ था? 1863 ईस्वी में। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में हुआ था। भारत कला भवन वाराणसी 1920 में हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर 2009 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। 79 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलन करना है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत ये राजगिरी में हुआ था, है ना? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। तो एक दूसरा मिल गया, एक दूसरा। बी का पहला बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये राजगिरी हो गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह बोध गया में हुआ था, है ना? और प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का जो युद्ध था वह युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, है ना? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 949 ईस्वी में हुआ था, है ना? और इस युद्ध में चोलों की पराजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर देखते हैं।
किन्हीं में से किन तकनीकों का प्रयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया जाता है? तो क्रिस्पर-Cas9 और टेरेनियस और WRBC न्यूक्लियस। तो इनमें जो आपका क्रिस्पर-Cas9 और टेरेन है, ये 1 और 2 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन दोनों का प्रयोग जो है कि जीनोम एडिटिंग में के लिए किया जाता है। इसके अलावा जेनेस है ना, इसको फिंगर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ZENS इसका भी प्रयोग जो है कि जीनोम एडिटिंग के रूप में किया जाता है। 82 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जिला है क्षेत्रफल में वो लखीमपुर खीरी है, फिर दूसरा सोनभद्र है। तो लखीमपुर खीरी के बाद इसमें दूसरा नंबर आ जाएगा आपका लखनऊ। तो 1, 3 जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3 कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है ना, 1, 3, 4, 2। उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई थी? IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु, CDEC पुणे, IIT मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ने सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया था। और यह आरंभ जो है कि कहाँ पे हुआ था? यह आरंभ जो कि CDEC पुणे के द्वारा किया गया था या उसके सहयोग के द्वारा हुआ था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली। यह नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जाएगा। इसमें म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है ना, ये पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 85। मार्च 2023 में वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1901 को, 1931 को, 1921 को, 1941 को। ये क्वेश्चन देखिए पेड क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या का जो महान विभाजक वर्ष है वो 1921 यानी कि 1911 से लेके 1911 के बीच और 21 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या कम थी, है ना। तो इसी को जो है कि क्या कहा जाता है? महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश निम्न में से कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 87 का भारत हो जाएगा, है ना। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अब भारत हो गया है। और इसकी आबादी फिलहाल में इस समय कितना है? तो 140 करोड़ तक पहुंच गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर क्या है? 2.1 है, 2.0 है, 2.2 है या 2.4 है? तो इसका जो प्रजनन दर है यह 2.0 है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका स्ट्रांटियम 89। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और जान लेते हैं। फास्फोरस 32। अब इसके बाद है आपका
आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 से क्या किया जाता है, ये थायराइड कैंसर में प्रयोग होता है। कार्बन 14 कार्बनिक पदार्थों के आयु के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर देखते हैं। हम अम्लराज को एक्वा रेजिया के रूप में जानते हैं। एक्वा रेजिया के सही संघटक अनुपात का चयन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल 1 भाग व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल के 3 भाग व हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के 1 भाग, नाइट्रेट अम्ल 1 भाग व सल्फ्यूरिक अम्ल 3 भाग, नाइट्रेट अम्ल 3 भाग व सल्फ्यूरिक अम्ल 1 भाग। तो इसका जो राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल 1 भाग व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होते हैं। देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। इसे NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। इसमें 28 नगरपालिका बॉन्ड शामिल है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में प्रमुख योजनाओं को उनके आवंटन की राशि से कूट के माध्यम से सही सुमेलित कीजिए। आवंटन राशि करोड़ रुपया में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, मनरेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 79590 यानी कि 79,590 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया। तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। अब बी का पहला है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का तीसरा है। मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत 38,953। तो देखिए इन चारों में सर्वाधिक कम कौन सा है, जो शिक्षा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर ही सबसे कम पैसा जो है कि आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब यही हुआ कि शिक्षा पर अब धीरे धीरे जो सरकार का नज़रिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब शिक्षा कम हो जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल अवधि के ब्रह्मानंदम रेड्डी, केसी पंत, श्री रंगराजन, YV रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के ब्रह्मानंद रेड्डी, है ना, 1979 से 84 ईस्वी तक, है ना। राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। गिनी गुणांक का माप करता है निरपेक्ष गरीबी की, सापेक्ष गरीबी की, निरपेक्ष व सापेक्ष गरीबी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो गिनी गुणांक होता है वो सापेक्ष गरीबी की माप करता है। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश के विकास को इसके गरीबी हिस्से के संदर्भ में नापना होता है। समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश के वास्तविक विकास से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, है ना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आइए 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। 1909 का अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं
1998 पर राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अब सही उत्तर का चयन करना है। तो 99 का जो आपका यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह भी सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना थी, जी नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। तो 1 और 4 ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के संदर्भ में और देश, शीर्ष आयातक, शीर्ष निर्यातक, शीर्ष व्यापार भागीदार, है ना। तो भारत में शीर्ष आयात करने वाला देश कौन सा है? तो ये यूएसए ही है ना। शीर्ष आयात करने वाला देश यूएसए, और शीर्ष निर्यातक वाला देश जो है वो चीन है, और शीर्ष व्यापार भागीदार भी आपका क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। तो जहाँ पे 1 2 3 दिया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 101 नंबर पे। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 140 क्वेश्चन होंगे, और इस 140 क्वेश्चन में आपका जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। कुछ इसमें करेंट है, कुछ उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसमें रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न फसलों में से किन किन फसलों का शीर्ष उत्पादन करता राज्य है? आलू गन्ना चावल, आलू गन्ना गेहूँ, चावल तिलहन दालें, मूंगफली कपास सरसों। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखिए आलू भी होता है, गन्ना भी होता है और गेहूँ भी होता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास, भारतीय लघु उद्योग विकास और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इन चारों का जो है कि इसमें हमें एक सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था, है ना। ये कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो ये 1/4, तो जहाँ पर 1/4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/4, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन को चुनिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, ये भी सही है। अब वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में न होकर के 5 वर्ष में किया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 आपको, अरे 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं 104 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नगर है ना, और यहाँ पे नदी दिया है। बैंकॉक इरावदी नदी, नोम पेन्ह मिकांग नदी, हनोई मेनाम या चाओ फ्राया, या यंगून लाल नदी या रेड रिवर। तो इसका मिलान करना है, तो आप कैसे मिलान कर सकते हैं? तो ये देखिए, जो बैंकॉक है यह थाईलैंड की राजधानी है ना। ये बैंकॉक ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये थाईलैंड की राजधानी है। और यह मेनाम या चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। तो 1/3, ए में तीसरा 2 जगह दिया है। चलिए अब नामपेन की बात किया जाए तो नामपेन क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, और यह किस नदी के तट पर है? तो यह
मिकांग नदी के तट पर है। तो बी का दूसरा, तो ए का तीसरा और बी का दूसरा जो राइट ऑप्शन आ रहा है आपका ए वाला। अब जो हनोई है तो ये हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह लाल नदी या रेड रिवर के तट पर स्थित है। यंगून म्यांमार की राजधानी और यह इरावदी नदी के तट पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया, ब्राटिस्लावा, सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो स्लोवेनिया है यही सुमेलित नहीं है ना। और जो स्लोवेनिया है इसकी है ना, ये राजधानी ही दिया है ना। तो स्लोवेनिया की जो राजधानी है ये ल्यूब्जाना, इसका नाम भी बहुत कठिन लग रहा है। देखिए ल्यूब्जाना ये किसकी राजधानी है? यह है स्लोवेनिया की राजधानी है। 106 नंबर देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्तमान नाम, पुराना नाम। हरारे, सेलिसबरी, इथियोपिया, एबिसिनिया, घाना, डच गियाना, किशांसा, लियोपोल्ड विले। कैसा कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए सुमेलित हम लोग करते हैं इसको। तो जो हरारे है ना, हरारे का जो पुराना नाम है वो सेलिसबरी है, ठीक है। तो ये तो सुमेलित है। इथियोपिया, तो इथियोपिया का भी पुराना नाम क्या है? एबिसिनिया है, ये भी सुमेलित है। अब उसके बाद घाना का जो पुराना नाम है, तो घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है ना। तो यहाँ पे क्या दिया? डच गियाना दिया, तो यही वाला सुमेलित, सी वाला सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और किशांसा लियोपोल्ड विले इसका पुराना नाम है। 107 नंबर पे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। मेसर्स गौतमी साल्वेंट्स चावल की भूसी, साल्वेंट्स आयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश चावल की भूसी, मेसर्स केएम शुगर मिल्स बूचर खाने का अपशिष्ट पदार्थ, मेसर्स सतिया पेपर मिल्स पंजाब, मध्य निर्माणशाला का मुक्त सिद्ध धामन, मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड आंध्र प्रदेश कृष्ण द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 107 नंबर का जो आपका होगा। आइए मिलान कर लेते हैं इसको। तो ये जो मेसर्स गौतमी साल्वेंट्स आयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश है, ये मध्य निर्माणशाला का मुक्त नहीं, मेसर्स गौतमी साल्वेंट्स आयल लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे चावल की भूसी के द्वारा जो है कि उत्पादन किया जाता है। तो ए का पहला हो जाएगा। तो ए में पहला कहाँ पर? 2 जगह है। आइए उसके आगे देखते हैं। मेसर्स केएम शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, यह मध्य निर्माण है ना। बी का तीसरा, तो ए का पहला, बी का तीसरा, ए का पहला, बी का तीसरा दोनों जगह दिया हुआ है। आइए तीसरा मिलान कर लेते हैं। मेसर्स सतिया पेपर मिल्स पंजाब, तो ये मेसर्स सतिया पेपर मिल्स पंजाब ये कृष्ण द्रव, तो सी का चौथा हो जाएगा। अब जो बचा मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश बूचर खाना वाला बच गया। तो सी का चौथा, तो सी में चौथा कहाँ पे दिया हुआ? सी वाले में ही दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड बंगलोर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भुवनेश्वर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल, कोऑपरेटिव लिमिटेड, फिर डी ऑप्शन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सोनीपत। तो 108वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ है? सोनीपत में है ना। तो ए का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है? तो ए का चौथा यहाँ पर देखिए 2 जगह दिया हुआ है। तो और मिलान कर लेते हैं।
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर, है ना। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बंगलौर में है। तो बी का पहला, तो ए का चौथा और बी का पहला, ये दो जगह दिया हुआ, ये तो गलत हो गए ये दोनों, ठीक। अब उसके बाद मेसर सतिया पेपर मिल्स पंजाब, ये कृष्ण द्रव, तो कृष्ण द्रव हो गया। फिर उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी सोनीपत, डी का चौथा, है ना, तो डी में चौथा और बी का पहला, और इसमें जो सी का है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कलोल गुजरात, है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन मिल गया, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वर से। तो जो राम सेतु ब्रिज है, जिसको आदम ब्रिज भी कहते हैं, यह पंबन द्वीप के धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित देशों को उनके नापी शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। फ्रांस, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। नापी संयंत्र की बात पूछ रहा है तो अमेरिका में कुल सर्वाधिक नापी संयंत्र है। फिर उसके बाद फ्रांस में है तो 4 और 1, फिर 2, फिर 3, तो 4, 1, 2, 3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? यूएसए में है, लगभग 105 है। फ्रांस में लगभग, फ्रांस में ये 59 या 58-59 तक है। फिर उसके बाद जापान में है, तो जापान में 50 है, और रूस में कितने हैं? 33 है। तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। 111 विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो ये रेड डाटा बुक में किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उकाई परियोजना, पतरातू, पेंच और डभोल, है ना। उकाई कहाँ है? तो उकाई तो गुजरात में ही है ना। उकाई कहाँ है? ये गुजरात में है। तो एक दूसरा। फिर उसके बाद पेंच कहाँ है? तो पेंच मध्य प्रदेश में, है ना। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो सी का चौथा, ए का दूसरा, तो सी का चौथा और ए का दूसरा, तो ए का दूसरा और सी का चौथा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और डभोल कहाँ है? तो डभोल ये आपका महाराष्ट्र में है ना। पतरातू कहाँ है? तो पतरातू झारखंड में है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो प्रसिद्ध संगाई महोत्सव, तो ये जो संगाई महोत्सव होता है ये प्रत्येक नवंबर के लास्ट समय में, यानी कि कह सकते हैं कि 20 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष में यह संगाई महोत्सव होता है। यह पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में यह वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो संगाई महोत्सव है ना, तो ये जो संगाई है तो यह एक हिरन का नाम है, जिसे संगाई हिरन के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि मणिपुर का राजकीय पशु भी है ये, यही संगाई हिरन ही है। और इस महोत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में 2010 के प्रारंभ हुई। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? मुर्गे की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई, आदिवासी नृत्य या सांडों की लड़ाई? तो जो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार है यह भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। उसी प्रकार से तमिलनाडु का जो है ना जलीकट्टी, या तो तमिलनाडु का जो जलीकट्टू है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ 114 नंबर है। तो यह भैंसों की लड़ाई से होगा, कर्नाटक का कंबाला। और इसी तरीके की एक लड़ाई या कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है यह तमिलनाडु राज्य के जलीकट्टू में किया जाता है ना। और इसमें क्या होता है? अंतर ये होता है कि जलीकट्टू में बैलों की लड़ाई होती है और कंबाला में 2 दिवसीय भैंसों का दौड़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। इसका जल बहुत ही दूषित है, ये भी सत्य है। तो इसका जल बहुत ही दूषित है, क्या इसीलिए यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है? तो ऐसा नहीं है, यह व्याख्या थोड़ी कर पाएगा। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएगा। 116 नंबर आइए देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद, साबरमती, लखनऊ, गोमती, भुवनेश्वर, महानदी, उज्जैन, क्षिप्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर का, ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर महानदी। तो जो भुवनेश्वर है वो महानदी पर नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है, बल्कि अहमदाबाद है, लखनऊ है, उज्जैन है। तो अहमदाबाद साबरमती ये सुमेलित है, लखनऊ गोमती नदी सुमेलित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी सुमेलित है। लेकिन ये जो आपका भुवनेश्वर है तो ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, है ना। और कहाँ गया? हाँ, तो महानदी किनारे भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि कौन सा शहर है? ये उड़ीसा का कटक शहर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 117 नंबर। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक इलाहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चक्रबस्त लखनऊ। तो इसमें देखिए जो जोश है ये मलिहाबाद सुमेलित है, जिगर मुरादाबाद सुमेलित है, चक्रबस्त लखनऊ सुमेलित है। लेकिन रघुपति सहाय फिराक या इसी का एक उपनाम दिया गया है फिराक गोरखपुरी, तो ये गोरखपुर से संबंध है, न कि इनका संबंध इलाहाबाद से है। तो यही ऑप्शन इसका ये गलत हो जाएगा। चूँकि अब ये जो फिराक गोरखपुरी थे, है ना, इन्हें बहुत सी भाषाओं ज्ञान था, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ये बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। और साथ ही साथ इसके बारे में आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो फिराक गोरखपुरी थे, है ना, एक बहुत अच्छे जो है कि शायर भी थे, साथ ही साथ जो है कि अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे। तो इसी जानकारी की वजह से ही ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस समय जो है कि अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त हुए थे, और साथ ही साथ ये वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हुए थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका विरोध भी कर रहे थे कि ये अंग्रेजी न पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी मजबूरीवश सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और ये अंग्रेजी के प्रोफेसर भी वहाँ पे नियुक्त किए गए थे। और कहीं ना कहीं यदि आप लोग भूगोल के स्टूडेंट होंगे तो एनसीईआरटी के कक्षा 12 के किताब है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें उसमें एक चैप्टर का नाम है जनसंख्या से संबंधित है। तो उसी में इन्होंने जनसंख्या के आधार पर ही कुछ कहा था कि कैसे मतलब कि कोई देश बसता गया या जनसंख्या बढ़ता गया। तो उसी में इन्होंने अपना एक कथन भी कहा था कि कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। चूँकि हमको अभी याद नहीं है, बहुत पहले पढ़े थे, तो इसका चलिए राइट आंसर आपका बी ही है, रघुपति सहाय फिराक। आगे देखते हैं 18 नंबर 118। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, गोरखपुर में, मथुरा में। तो ये इलाहाबाद में तो जो है ये जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला लखनऊ में है, बल्कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और इसका निर्माण मई 2009 में हुआ था, है ना, मई 2009 में किया गया था। और किसने करवाया था? तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती थी। तो मायावती ने ही जो है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के जो है कि सूरज कुंड पार्क में स्थापित करवाई थी। चलिए 119 नंबर देखते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चूँकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट को हल कराया जाता है। चूँकि प्रैक्टिस सेट हल करना बहुत ज़रूरी है। आइए 19 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन अनाज दानों का उत्पाद है? ओट मिल, सेगो मिल, सोया फ्लोर, अरारोट। तो ये करा कौन सा अनाज दानों का उत्पाद है ना। तो जो ओट मिल है, ओट यानी कि जिसको हम जई या जौ भी कहते हैं, चूँकि जौ को अंग्रेजी में ओट ही कहते हैं, है ना। जैसे गेहूं को व्हीट कहते हैं, चावल को राइस कहते हैं, उसी प्रकार से जौ को ओट कहते हैं। 120 नंबर देखते हैं। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को मैसूर में चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। तो कब स्थानांतरित कर दिया गया था? तो यह 2008 में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इन
में से किस शहर में है? तो जो हाजी अली दरगाह है वो तो मुंबई में है ना, 121 का मुंबई हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो क्राइस्ट चर्च है। तो ये जो क्राइस्ट चर्च है यह गुवाहाटी में स्थित है ना। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर 123 नंबर, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो चूँकि जो 2 अक्टूबर था तो ये 2 अक्टूबर के दिन ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? यह दिया जाता है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? राजघाट में। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजघाट है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? एक भारतीय, एक फ्रांसीसी, एक ब्रिटिश, एक 124 नंबर का फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला है, हम भारतीय बोल दिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहली महिला कौन थी? एक भारतीय थी, एक फ्रांसीसी थी, एक ब्रिटिश थी या एक अमेरिकी थी? तो ये जो है कि एक अमेरिकी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकन की थी, है ना। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम गर्टरूड कैरोलीन था। आप कैरोलीन ही केवल याद कर लीजिए, कैरोलीन। तो गर्टरूड कैरोलीन एक अमेरिकी तैराक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद, है ना, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कौन सी थी? ये मीराबाई थी, है ना। इसका राइट आंसर यही मीराबाई ही होगा। तो मीराबाई को आज़ादी के बाद जो है कि भारतीय टिकट पर इनकी छवि को मुद्रित किया गया था। 126 नंबर देखते हैं। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में, गोवा में, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में। तो भारत का जो पहला समुद्रशाला है वह कोच्चि में जो है कि स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था? MS धोनी को, आमिर खान को, मैरी कॉम को या सचिन तेंदुलकर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। 28 अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जिस ऑपरेशन को शुरू किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन बुद्धा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन कावेरी के नाम से इसको शुरू किया गया था। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? अमांडा डुडामेल, आर बॉनी ग्रेवियल, हरनाज संधू या दिविता राय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर बॉनी ग्रेवियल। ये 2022 की क्या थी? मिस यूनिवर्स थी। जून 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो कोई मतलब नहीं है ये सवाल का, 5 जून होगा। 31 नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? तो अब इसको पढ़ना है। अब चूंकि वीडियो भी धीरे धीरे बहुत लंबा होता जा रहा है तो आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में रहती है। यही कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में रहती है, यही गलत है, बल्कि सर्वाधिक आबादी बिहार में है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? भोपाल है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है या कोच्चि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, 131 नंबर के सवाल पे हम कुछ थोड़ा सा और बात बता दे रहा हूँ कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में न रह करके ये कहाँ पे है? ये बिहार में। तो यही वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। इसके अलावा देखिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 5 राज्य बिहार है, फिर उसके बाद झारखंड है, मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। तो देखिए गरीबी में सबसे पहले कौन सा है?
सर्वाधिक गरीब कौन सा है? बिहार है। फिर कौन सा है? झारखंड है। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा है? तो झारखंड के बाद आपका मेघालय है ना? कौन सा है? मेघालय है। फिर उत्तर प्रदेश है देखिए, तब उसके बाद मध्य प्रदेश है ना? तो ये सर्वाधिक गरीब राज्य है पांचों। अब उसके बाद सबसे कम गरीब राज्य 5 ठो कौन कौन से हैं भारत के? तो सबसे कम गरीब राज्य देखिए केरल है। फिर उसके बाद गोवा है, चलिए गोवा हो गया। फिर तमिलनाडु हो गया और सिक्किम हो गया, देखिए सिक्किम भी बहुत कम गरीब है। और पंजाब, ये सर्वाधिक कम है। और ऊपर वाले जो बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सर्वाधिक गरीब राज्य है और ये सर्वाधिक कम गरीब राज्य हो गए। अब उसके बाद केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक गरीब कौन से हैं? तो देखिए जम्मू कश्मीर का स्थान आता है पहला नंबर। फिर उसके बाद लद्दाख का, चंडीगढ़ का आता है ना? चलिए अब चलते हैं 132 नंबर पर। तो 132 नंबर का मैंने बताया अभी भोपाल और बेंगलुरु। 133 नंबर पे आते हैं अब सीधा। अगर 2023 में रूस द्वारा लूना 25 का प्रक्षेपण किया गया, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये लगभग 47 वर्षों के बाद चंद्रमा के लिए रूस का पहला मिशन था। तो ये बिल्कुल राइट है। यह मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल रहा, शायद ये सफल नहीं था, है ना? तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, केवल एक ही सही होगा ना। यह मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा बल्कि असफल हो गया। जुलाई 2023 में विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो ये जुपिटर जो था, ये जुपिटर 3 को यूएसए ने ही प्रक्षेपित किया था। जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसमें कौन सा रैंक प्रदान किया गया भारत को? इसमें भारत को जो है कि 127वीं रैंक 127 प्रदान किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जैसे अलमारी, तो अलमारी क्या काम होता है? संग्रहण करना, किसी सामान को रखने के लिए अलमारी होता है। तो कुर्सी क्या होता है? बैठने के लिए होगा ना, है ना? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में टोएस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यल का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, यल बराबर 1 है ना? ए बराबर 2 है, यस बराबर 3 है, और टी बराबर 4 है ना? और बी बराबर क्या है? 5 है ना? तो इसी तरीके से आप मिला लेंगे, बना लेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 6 2 3 और 4, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए दिमाग खपाने वाला चीज़ है, लेकिन हल हो जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें वर्ग करते जाइए। कैसे वर्ग करेंगे? 1 का वर्ग करिए, ठीक, फिर 3 का वर्ग करिए, फिर 5 का वर्ग करिए, फिर 7 का वर्ग करिए और फिर 9 का वर्ग कर दीजिए, है ना? तो जब 1 का वर्ग करेंगे तो 18 कम, अरे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो 18 + 1 बराबर 19 हो गया। अब फिर उसके बाद 3 का वर्ग कर दीजिए, 2 का अंतराल लेके चलिए, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो 19 में 9 जोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18 यानी कि 28 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग करिए तो 28 में 25 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। फिर 53 में 49 जोड़ दीजिए तो 102 आ जाएगा। फिर 102 में 99 81 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 81 और 2 कितना आ जाएगा? 183 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आइए 139 का देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 21 दूना 42 और 42 दूना 84, तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और
चैनल पर पहली बार कोई आ रहा हो तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को, साल पेपरों को, आंसर की को और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर हल कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। आइए देखते हैं। यश पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 2 मीटर चला, एक बार पुनः बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो ये भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। चलिए यहाँ से यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, ये 9 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, चलिए 10 मीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, तो ये 2 मीटर चला। एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और ये 10 मीटर फिर आ गया, है ना। कह रहा है बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला आया। अब कह रहा है ये कि यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो इसके सामने की ओर की दिशा कौन सी है? ये साउथ दिशा यानी कि दक्षिण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। यदि यही पूछता कि इस समय यश किस दिशा में है ना, तो ये पश्चिम हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कुल 140 क्वेश्चनों को हल किया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।